Good afternoon, student. In the last lecture, we discussed about application of dimensional analysis. Application of dimensional analysis में हम लोगों ने फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ा था to check the correctness of equation. इसमें हम लोगों ने चेक किया था कि सपोज इसका फर्स्ट एप्लीकेशन होता है कि अगर इन केस हमें किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना होता है तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम इस एप्लीकेशन की हेल्प से हम उस इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कैसे चेक करते हैं। हम LHS साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला एंड RHS साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों फॉर्मूले को फाइंड करते हैं। अगर इन केस the dimensional formula of LHS is equal to the dimensional formula of RHS, then equation will be correct. And if the dimensional formula of RHS is not equal to the dimensional formula of LHS, then the equation is incorrect. उसके लिए हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था v इक्वल्स टू u प्लस एटी। इसी का मैं सेकेंड एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये इक्वेशन करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट। मैंने जो प्रोसीजर बताया, प्रोसीजर क्या है कि फर्स्ट हम क्या करेंगे, LHS साइड का भी डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करेंगे, देन आफ्टर दैट RHS साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करेंगे। इफ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS इज इक्वल टू द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS, देन इक्वेशन विल बी करेक्ट। देन फर्स्ट वी विल टेक द LHS साइड, देन LHS साइड में ओनली डिस्प्लेसमेंट है s, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है l। देन सेकेंड वी टेक RHS में हमारी है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन एंड t यहाँ पर फिर से क्या है, टाइम। तो अब यहाँ पर सबके डायमेंशनल फॉर्मूले को पुट कराएंगे। u यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, अब इनिशियल हो या फाइनल हो है तो वेलोसिटी, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा एल टी माइनस वन। स्मॉल टी टाइम है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी प्लस वन अपॉन टू। मैंने कल पहले बताया था कि अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है या फिर कोई कांस्टेंट नंबर है तो उस कांस्टेंट नंबर का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। तो यहाँ पर वन अपॉन टू का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। देन स्मॉल ए एक्सेलरेशन, तो इसके डायमेंशनल फॉर्मूले को पुट करा दो। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एल टी माइनस टू एंड टी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी होता है लेकिन टी के ऊपर पावर 2 है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा टी स्क्वायर। देन जहां पर बेस सेम है वहां पर पावर को कमेंट करा दो, यहां से आ जाएगा एल। यहाँ पर टी पर पावर देखो, यहाँ पर पावर माइनस वन, यहाँ पर पावर प्लस वन, माइनस वन प्लस वन प्लस यहाँ पर भी टी पर पावर माइनस टू, यहाँ पर पावर प्लस टू, तो टी टू दी पावर माइनस टू प्लस टू, माइनस वन प्लस वन जीरो, माइनस टू प्लस टू जीरो, माइनस वन प्लस वन जीरो, माइनस टू प्लस टू जीरो। देन ये दोनों की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू जीरो होगी और किसी भी नंबर पर अगर पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू हमेशा होती है वन। तो यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा एल प्लस एल। अब यहाँ पर एल प्लस एल की वैल्यू 2l नहीं होगी, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। पहले क्या बताया था कि एल प्लस एल ये ऐड होके 2l नहीं होंगे। कुछ स्टूडेंटों ने क्वेश्चन भी किए थे कि सर ये ऐड क्यों नहीं होते, तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि यहाँ पर जो डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं ये डायमेंशनल फॉर्मूले कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, क्या नहीं है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। डायमेंशनल फॉर्मूले सिर्फ यहाँ पर रिप्रेजेंट करा रहे हैं कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। सिर्फ क्या करा रहे हैं, ये ओनली रिप्रेजेंट करा रहे हैं कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ पर एल डिस्टेंस प्लस एल डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस के साथ में अगर मैं डिस्टेंस को ऐड करूं तो ऐड होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो भी एक डिस्टेंस होगी, हेंस उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एल आएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS इज इक्वल टू द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS, हेंस we can say that equation is correct। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि इक्वेशन क्या है, यहाँ पर करेक्ट है। देन इसका सेकंड एप्लीकेशन आता है, फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन,
हम लोगों ने चेक कर लिया कि इसकी इक्वेशन की करेक्टनेस को हम कैसे चेक करते हैं। देन आफ्टर दैट इसका सेकंड एप्लीकेशन आता है। द सेकंड एप्लीकेशन इज to establish the relation between different physical quantity। यानी का मीनिंग कि हम अब सेकंड एप्लीकेशन क्या है कि अगर सपोज हमको डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है तो उन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हमें कोई रिलेशन अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए हम इसका सेकंड एप्लीकेशन यूज करते हैं। इसको पढ़ने के पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ एक इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। देखिए आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए इस टाइप का आपको जो भी न्यूमेरिकल प्रोवाइड किए जाएंगे उस न्यूमेरिकल में आपको क्लियर ये बोला जाएगा कि सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी है, वो फिजिकल क्वांटिटी टू और मोर देन टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है। क्या बोला जाएगा आपको कि सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी है, वो फिजिकल क्वांटिटी टू या मोर देन टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिन भी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है तो साइंस या फिजिक्स की लैंग्वेज में उस डिपेंडेंसी को हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी के साइन से रिप्रेजेंट कराते हैं। किससे रिप्रेजेंट कराते हैं डिपेंडेंसी को? प्रोपोर्शनैलिटी के साइन से। आप लोगों ने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा कि जैसे आप लोग, मैं एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ कि आपने पढ़ा होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस टर्मिनल वो करंट पर डिपेंड करता है। तो इसको हम लोगों ने साइंटिफिक टर्म में रिप्रेजेंट किया था V प्रोपोर्शनल टू द I। सिमिलरली डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में भी यही फिनोमेना यूज होता है कि सपोज अगर आपको ये बोल दिया जाए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किन्हीं अदर फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है तो इसका मीनिंग क्या है कि वे फिजिकल क्वांटिटीज उन पर क्या हो रही है या उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम लोग या इस एप्लीकेशन को हम लोग एक न्यूमेरिकल से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है द टाइम पीरियड कैपिटल T of a simple pendulum depends upon length of string small l and acceleration due to gravity small g, then determine the expression for time period। अब समझिए इसको, हमें क्वेश्चन गिवन है कि एक सिंपल पेंडुलम है, उस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड उस सिंपल पेंडुलम की जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग पर डिपेंड करता है और साथ में ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g पर डिपेंड करता है। तो हमें कैपिटल T के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है कि कैपिटल T का एक्सप्रेशन या कैपिटल T का फॉर्मूला क्या है। अब जो इस टाइप की न्यूमेरिकल होने से क्या ध्यान रखना, आपको जो फिजिकल क्वांटिटी गिवन है या जिसका आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना हो, सबसे पहले तो उस फिजिकल क्वांटिटी को लिख लो। जैसे हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, हमें यहाँ पर बोला गया है कि इसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है टाइम पीरियड। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें जिसका एक्सप्रेशन फाइंड करने को बोल दिया जाए सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे। हमें यहाँ पर टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, इसको हमने यहाँ पर पुट करा दिया। अब हमें क्या बोला गया है कि ये डिपेंड कर रहा है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज पर। तो ये जिन पर डिपेंड कर रहा है उसके जस्ट बाद हम क्या लगा देंगे यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। पहले वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला या जिसका एक्सप्रेशन फाइंड करना है, देन प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन के बाद ये फिजिकल क्वांटिटी या जिसका हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है उसके बारे में जिन जिन पर डिपेंडेंसी बोली गई है उनको लिख दो। अब हमें यहाँ पर क्या बोला गया कि टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है,
लेंथ पर स्मॉल एल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, मतलब स्मॉल एल इंटू स्मॉल जी पर डिपेंड कर रहा है, दोनों को लिख दिया। अब हमें यहाँ पर नहीं पता कि एल पर कितनी पावर है, फॉर्मूले में हो सकता है कि 1/2 हो, 2 हो, 1 हो, हमें नहीं पता कि यहाँ पर एल पर कितनी पावर है। तो हम खुद अपने आप से यहाँ पर सपोज कर लेंगे लेट द पावर ऑन ए, ये लेट द पावर ऑन एल इज स्मॉल ए एंड द पावर ऑन स्मॉल जी इज स्मॉल बी। हमने अपने मन से खुद से सपोज कर लिया कि एल पर पावर स्मॉल ए है एंड जी पर पावर स्मॉल बी है। अब आप 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करा दिया जाए और इक्वल टू का साइन अप्लाई करा दिया जाए तो वहां पर एक कांस्टेंट अप्लाई होता है। मैं आपको यहाँ पर फिर से बता देता हूँ कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करके इक्वल टू का साइन अप्लाई किया जाता है तो हमेशा वहां पर एक कांस्टेंट टर्म इंक्लूड होता है, और ये जो कांस्टेंट टर्म इंक्लूड होता है, इस कांस्टेंट टर्म को ना तो किसी बुक वाले ने अप्लाई किया है, ना ही इसको किसी टीचर ने अप्लाई किया है, या फिर ना ही इसको मैंने अप्लाई किया है, इसको उस साइंटिस्ट ने अप्लाई किया है जिसने इस फॉर्मूले का डेरिवेशन किया है। ठीक, देन हम यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करके इक्वल टू का साइन अप्लाई कराएंगे। तो देन टी इक्वल्स टू, अब कांस्टेंट हमने मान लिया कैपिटल के, एल टू दी पावर स्मॉल ए एंड जी टू दी पावर स्मॉल बी, हमने इसको सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे कि हमें ये जो फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले को पुट करा देंगे। जैसे यहाँ पर हमें बोला गया कैपिटल टी टाइम पीरियड है, मतलब कि एक टाइप का टाइम है, स्मॉल एल लेंथ है, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक टाइप का एक्सेलरेशन है। तो हम क्या करेंगे, इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूले को पुट कराएंगे। इसका टाइम, ये टाइम है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ m का टर्म है नहीं, तो अगर हम मैं लिख दूं m टू दी पावर 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये क्या लिखा है 1, l टू दी पावर 0 ये भी 1। देखिए मैं आपको इस तरीके से लिख रहा हूं इसको क्योंकि जब हम इस साइड लिखेंगे इनके डायमेंशनल फॉर्मूले तो कहीं पर l आएगा, कहीं पर m आएगा। ठीक, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, क्या ना हो, आप पर कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं m टू द पावर 0, l टू द पावर 0। इन दोनों के लिखे होने से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पावर क्या है 0 है, और 0 पावर अगर किसी नंबर पर हो तो उसकी वैल्यू 1, यहाँ पर भी 0 पावर वैल्यू 1, 1 into 1 1, 1 into this, गॉट इट। देन की कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। देन l यहाँ पर लेंथ है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा l टू दी पावर a। स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा lt माइनस 2 टू द पावर b। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे कि जैसे जो सेम बेस हैं उन सेम बेस पर हम पावर को ऐड कर लेंगे या कंबाइन करा देंगे। तो यहाँ पर तो वैसे ही चलता रहेगा m टू दी पावर 0 l टू दी पावर 0 t इक्वल टू, अब जरा ध्यान से देखो l टू दी पावर, यहाँ पर l टू दी पावर a है, यहाँ पर l टू दी पावर b है, पावर के ऊपर पावर है, तो यहाँ पर l टू दी पावर a और यहाँ पर l टू दी पावर b, बेस सेम है तो इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो l पर पावर आ जाएगी a प्लस b। अब t पर देखो, इस साइड t पर यहाँ पर पावर है -2, लेकिन इसके ऊपर ही पावर क्या है b, तो अगर पावर के ऊपर पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आ जाएगा t टू दी पावर -2b। अब मैंने आपको एक प्रिंसिपल बताया था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि इफ इक्वेशन, यहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि टू फिजिकल क्वांटिटीज कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली व्हेन देयर डायमेंशनल फॉर्मूला इज सेम। पहला तो ये पढ़ा था, इसके जस्ट पहले हमने पहला एप्लीकेशन पढ़ा है। पहले एप्लीकेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर कोई इक्वेशन करेक्ट है तो एलएचएस साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला और आरएचएस साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों सेम होना चाहिए। अब हमें क्वेश्चन में उसने ये जो बोला है, हमें जिसका फॉर्मूला वो डेरिवेट करा रहा है, इसका मतलब वो फॉर्मूला करेक्ट ही होगा। तो अगर वो फॉर्मूला करेक्ट है तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला जो डायमेंशनल फॉर्मूला उसमें एलएचएस का होगा वही आरएचएस का होगा। इसका मतलब जो इधर साइड होगा डायमेंशनल फॉर्मूला वही इधर साइड होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड m की पावर, l की पावर और t की पावर को कंबाइन करा देंगे। बहुत सिंपल सा है, क्या कराएंगे, दोनों साइड m की पावर
एल की पावर एन टी की पावर को कंबाइन करा देंगे। कंबाइन कराओ तो यहाँ पे एन टू दी पावर 0, यहाँ एन का टर्म है ही नहीं तो हमको जरूरत नहीं, यहाँ एन टू दी पावर 0, यहाँ पर एन टू दी पावर ए प्लस बी। कंपेयर कराएंगे तो a प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू क्या है, यहाँ पर पावर a प्लस बी, यहाँ पर पावर 0, तो a प्लस बी इक्वल टू 0। अब t पर आ जाओ, यहाँ पर t टू दी पावर माइनस 2b, यहाँ पर t टू दी पावर 1, अगर पावर कुछ ना हो तो मतलब पावर क्या होती है 1, तो यहाँ पर माइनस 2b इक्वल्स टू 1, हेंस b इक्वल्स टू माइनस 1/2, b की वैल्यू यहाँ पुट कराओ तो a माइनस 1/2 इक्वल टू 0, हेंस a इक्वल टू 1/2। a एंड b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, a एंड b की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करा देंगे। देन यहाँ पे लिख रहा हूं, पुट वैल्यू ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसी वैल्यू पुट कराएंगे तो हमें अपना एक्सप्रेशन मिल जाएगा t इक्वल्स टू कैपिटल K L टू दी पावर a की वैल्यू 1/2 है, पुट कराओ L टू दी पावर 1/2 एंड स्मॉल g टू दी पावर 1/2। अगर ध्यान से देखो, किसी भी अगर नंबर पर पावर 1/2 है तो इसका मीनिंग होता है कि वो वैल्यू अंडर रूट में है। ठीक, उसके पहले इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करा लो। यहाँ पर पावर माइनस 1/2 है, इसको हम डिनोमिनेटर में सेंड कर देंगे, अपॉन में भेज देंगे, तो जो पावर माइनस की है वो प्लस में हो जाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ t टू दी पावर t इक्वल्स टू k L टू दी पावर 1/2 एंड अपॉन g टू दी पावर 1/2। अब पावर 1/2 है तो अंडर रूट लगा दो, तो t इक्वल्स टू k अंडर रूट L अपॉन अंडर रूट g, दोनों में अंडर रूट है, मल्टीप्लिकेशन में है तो या फिर डिवाइड में हो तो अंडर रूट को क्या कर देंगे हम, कंबाइन, तो हमारे यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा t इक्वल्स टू रूट L अपॉन g। यह आ गया हमारा एक्सप्रेशन। फिर से इसको समझ लो कि सेकंड एप्लीकेशन क्या है हमारा। सेकंड एप्लीकेशन है कि टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हमें रिलेशन यहाँ पर डिटरमाइन कराना है। इसके रिगार्डिंग हमने एक क्वेश्चन लिया था। क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है कि द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग स्मॉल l and acceleration due to gravity small g, then determine the expression for simple pendulum। हमें टाइम पीरियड बोला गया था कैपिटल टी, हमें ये बोला गया था कि ये लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि बताओ इस कैपिटल टी का एक्सप्रेशन क्या है। तो मैंने आपको प्रोसीजर क्या बताया, मैंने आपको प्रोसीजर बताया कि बहुत सिंपल सा बात है कि हमें जिसका एक्सप्रेशन पूछ रहा है, जैसे समझा दे रहा हूं, हमें जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन पूछ रहा है सबसे पहले उसको लिखो। हमें यहाँ पर टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन पूछ रहा है तो हमें यहाँ लिख दिया कैपिटल टी। एक अब उसके बाद हमें क्या अप्लाई कराना है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन अप्लाई करा दिया। अब इसके बाद हमें जिसका एक्सप्रेशन पूछ रहा है वो जिस पर डिपेंड कर रहा है उनको लिख दो। स्मॉल एल एंड स्मॉल जी पर डिपेंड कर, तो हमने यहाँ पर लिख लिया स्मॉल एल इंटू स्मॉल जी। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पर स्मॉल एल पर पावर कितनी है एंड स्मॉल जी पर पावर कितनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने मन से सपोज कर लेंगे कि लेट द पावर ऑन स्मॉल एल इज स्मॉल ए एंड द पावर ऑन स्मॉल जी इज स्मॉल बी। एल पर पावर हमने स्मॉल ए सपोज कर लिया, जी पर पावर हमने स्मॉल बी सपोज कर लिया। फिर इसके बाद रूल क्या बोलता है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करा के इक्वल टू का साइन अप्लाई कराते हैं तो वहां पर हमेशा एक कांस्टेंट अप्लाई होता है। हमने यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करा दिया। देन t इक्वल्स टू आ जाएगा k l टू दी पावर a g टू दी पावर b। हमने इसको सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हमें जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ गिवन है हम इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूले को पुट करा देंगे। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल T होता है तो हमने यहाँ लिख दिया कैपिटल T। लेकिन हमें यहाँ पर आगे जाके कंपेयर कराना है तो जो यहाँ पर टर्म नहीं है एम एल का हम यहाँ पर इंक्लूड करा देंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया m टू दी पावर 0, यहाँ पर l टू दी पावर 0। ठीक, क्योंकि 0 पावर अगर अप्लाई करा दें तो उसका मीनिंग 1 होता है। k एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है तो हमने नहीं लिखा। l लेंथ है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल है, उसके ऊपर पावर a है तो हमने पावर a लिख दी। स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला LT-2, इसके ऊपर पावर b, तो इसके ऊपर पावर b हमने अप्लाई करा दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जहां पर आपको बेस सेम मिल रहा है
उन बेस को आप कंबाइन करा दो। यहाँ पर l टू दी पावर a है, यहाँ पर l टू दी पावर b है। अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर l टू दी पावर a प्लस b आ जाएगी। p यहाँ पर t टू दी पावर -2 है, लेकिन इसके ऊपर ही पावर है, पावर के ऊपर पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो t टू दी पावर -2 भी। अब इसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ा है कि अगर कोई इक्वेशन करेक्ट है तो उसका LHS साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला एंड RHS साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसका मतलब जो डायमेंशनल फॉर्मूला इधर होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला इधर भी होगा। मतलब जो पावर m पर इधर होगी वही पावर m पर इधर होगी, जो पावर l पर इधर होगी वही पावर l पर इधर होगी, जो पावर t पर इधर होगी वही पावर t पर इधर होगी। तो दोनों को इक्वल करा दो। यहाँ m का टर्म है नहीं तो हमने नहीं लिया। अब इसके बाद आ जाएगा l टू दी पावर a प्लस b और यहाँ पर l टू दी पावर 0, तो यहाँ पर वैल्यू क्या जाएगी a प्लस b इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पर t टू दी पावर -2 भी और यहाँ पर t टू दी पावर 1, इसका मतलब -2b इक्वल टू 1। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी -1/2। b की वैल्यू यहाँ पर पुट कराओ, तो जैसे ही हम b की वैल्यू यहाँ पर पुट कराएंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। देन इसके बाद हम स्मॉल a एंड स्मॉल b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कराएंगे। जैसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा t इक्वल्स टू कैपिटल K l टू दी पावर 1/2 g टू दी पावर 1/2। पावर 1/2 हम इसको अपॉन में सेंड कर देंगे तो जो पावर माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी, और अगर पावर 1/2 है तो इसका मतलब वो वैल्यू अंडर रूट में है। पुट करा दिया, यहाँ पर हमें अपना फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया। नेक्स्ट आता है, अब इसका हम सेकेंड न्यूमेरिकल और करते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल है द सेंट्रीपिटल फोर्स कैपिटल F is depends upon mass of particle small m, velocity of particle small v, and radius of circular path, then find expression for force F। अब हमें यहाँ पर क्या बोला गया, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, पहले बता दो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, जैसे कि सपोज आप एक रस्सी से पत्थर को बांध के उसको हाथ से घुमाओ सर्कुलर पाथ से ऐसे ऐसे, ठीक। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो उस ऑब्जेक्ट पर आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ एक फोर्स अप्लाई होता है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि सपोज आप अगर इन केस किसी गाड़ी में जा रहे हो या किसी बस में बैठे हो, अगर बस सडनली टर्न ले ले तो आप बाहर की तरफ धक्का जाते हो, या बाहर की तरफ आपको एक धक्का लगता है, आप अपने आप बाहर की तरफ झुक जाते हो। सपोज बस ने ऐसे टर्न लिया तो आप अपने आप बाहर की तरफ झुक जाते हो, वो इस वजह से क्योंकि वह जब बस टर्न ले रही है तो वो एक सर्कुलर पाथ पर है, सर्कुलर पाथ पर जैसी जाएगी तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगी। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के मास स्मॉल m, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्मॉल v, और जिस सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रहा है उस सर्कुलर पाथ की रेडियस स्मॉल r पर डिपेंड कर रहा है। तो हमें फोर्स F का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। मैंने आपको क्या बताया कि हमें जिसका एक्सप्रेशन फाइंड करने को बोल रहा है न्यूमेरिकल में, हम सबसे पहले उसको लिख लेंगे, लिख लिया, फिर हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को लगा देंगे, लगा दिया। अब मैंने क्या बोला था कि हमें जिसका एक्सप्रेशन फाइंड करने को बोल रहा है वो जिस पर डिपेंड कर रहा है उसको लिख दो। किस पर डिपेंड करने को बोल रहा है, मास पर स्मॉल m,
ठीक, उसके बाद स्मॉल v पर और स्मॉल r पर लिख दिया। हमें नहीं पता कि यहाँ पर पावर कितनी है, हम अपने मन से मान लेंगे पावर abc। पहले वहां पर 2 थी, 2 थी तो हमने ab माना था, अब यहाँ पर 3 क्वांटिटीज हैं तो हम abc सपोज कर लेंगे कि इस पर हमने सपोज कर लिए स्मॉल a, इस पर स्मॉल b और इस पर स्मॉल c। नेक्स्ट स्टेप में प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के इक्वल टू के साइन पे अप्लाई करेंगे, तो f इक्वल्स टू कैपिटल K m टू दी पावर a v टू दी पावर b r टू दी पावर c। इसको मैंने सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि इन सारे के डायमेंशनल फॉर्मूले, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले को पुट कराएंगे। ये फोर्स है, अब भले सेंटीमीटर फोर्स है लेकिन है तो क्या, फोर्स ही, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम पुट करा देंगे। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा ml - 2 के न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक। इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। स्मॉल m मास है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल M टू द पावर a। स्मॉल v वेलोसिटी है, उसने बोला है वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला L2 - 1 इस पर पावर स्मॉल v। r रेडियस है, नाम तो इसका रेडियस है लेकिन रेडियस भी अपने आप में एक लेंथ होती है, तो कॉमन सी बात है, रेडियस क्या है, अपने आप में एक लेंथ है, तो उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n, यह आ जाएगा L टू दी पावर c। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जहां जहां पर बेस सेम है वहां पर पावर्स को कंबाइन कर देंगे। यहां पर तो चलो ठीक है, इसको एज इट इज लिखो mlt - 2। अगर ध्यान से देखो यहाँ पर m है, बाकी और कहीं m नहीं, तो इस पर एज इट इज रहेगा m टू दी पावर a, ठीक। अब इसके बाद आ जाओ l पर, यहाँ पर l टू दी पावर b, यहाँ पर l टू दी पावर c। पावर अगर मल्टीप्लाई में है तो ऐड हो जाती है, ये पावर आ जाएगी b प्लस c। अब अच्छा t, यहाँ पर t टू दी पावर -1, तो यहाँ पर t टू दी पावर b -1 इंटू b, पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई जाती है, तो यहाँ पर आ जाएगी -b। अब एप्लीकेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग कोई डायमेंशनल फॉर्मूला करेक्ट है तो LHS साइड और RHS साइड दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होनी चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करा देंगे। देखो यहाँ पर m टू दी पावर a है तो यहाँ, और यहाँ पर कितना है 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक। अब इसके बाद l पर आ जाओ, l टू द पावर क्या है b प्लस c, l टू द पावर क्या है b प्लस c, देन b प्लस c लिख दिया। और यहां पर पावर कितनी है b प्लस c, यहां पर पावर है 1, तो b प्लस c इक्वल टू 1 लिख दिया। यहां पर t टू दी पावर -b इक्वल टू -2, -b इंटू -2, देन b इक्वल टू यहाँ से 2 आ गया, b की वैल्यू यहाँ पुट करा दो। अगर हम b की वैल्यू यहाँ पर पुट करा देंगे तो c की वैल्यू भी आ जाएगी, तो मैंने यहाँ पर पुट कराई b की वैल्यू को, तो b की वैल्यू 2 प्लस c इक्वल्स टू 1, देन c इक्वल्स टू 1 - 2, देन c इक्वल्स टू -1। हमने a b c की वैल्यू पुट करा ली। अब हम क्या करेंगे, स्मॉल a b c की वैल्यू कहाँ पुट करा देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, देन f इक्वल्स टू इन इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू पुट कराओ, तो f इक्वल्स टू k m, a की वैल्यू कितनी है 1, पुट करा दी m टू दी पावर 1, v v2 पर पावर कितनी है b की वैल्यू कितनी है 2, पुट करा दी। r टू दी पावर c है, c की वैल्यू -1, पुट करा दी, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से दो f इक्वल्स टू k m v स्क्वायर। अब ये पावर -1 है तो इसको हम प्लस में कर लेंगे, अपॉन में सेंड कर देंगे, तो आ जाएगा r। यहाँ से हमारा ये एक्सप्रेशन निकल के आ गया mv²/r। इतना समझ में आ गया। अब इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन होता है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। हमें क्या करना है, वन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को अनदर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है। हम लोगों ने मेजरमेंट के 3 सिस्टम पढ़े थे। पहला सिस्टम था हमारा MKS सिस्टम, सेकेंड सिस्टम था हमारा
CGS सिस्टम, और थर्ड सिस्टम था हमारा FPS सिस्टम। तो हमें इस एप्लीकेशन में जो हम थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इस थर्ड एप्लीकेशन की हेल्प से हम बेसिकली क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट अगर आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी गिवन है तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम डायरेक्ट MKS सिस्टम से CGS सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर CGS से FPS में कन्वर्ट कर सकते हैं, CGS से हम MKS में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। पहले सपोज कर लो कि सपोज हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, जैसे हमें गिवन है फोर्स, या फिर हमें बोल दिया जाए कि कोई न्यूटन है, न्यूटन को किसी अदर क्वांटिटी में या किसी अदर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। न्यूटन बेसिकली हम किसे बोलते हैं? अब न्यूटन की, अब इसके बाद क्या करो, पता करो न्यूटन किसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। ठीक, न्यूटन यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है फोर्स की, पता कर लिया। अब इसके बाद फोर्स की यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, फिर देखो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ml-2। इतना समझ में आ गया? अगर हमें बोल दिया जाए कि न्यूटन को CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ठीक, किसी अदर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ठीक, तो हमें न्यूटन बोला तो फिर पता करो न्यूटन किसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है? फोर्स की। फिर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, इतना कर लो। इतना करने के बाद इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है इसका? N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 टू द पावर A, L1 अपॉन L2 टू द पावर B, T1 अपॉन T2 टू द पावर C। ठीक, अब मैं यहां पर आपको बता दूं ये सब क्या है। N1 होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, इन फर्स्ट सिस्टम। आपको जो सिस्टम गिवन है उस सिस्टम में उस फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको गिवन है वो होती है N1। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया जाए कि 2 न्यूटन को आपको डायन में कन्वर्ट करना है। अब यहां पर 2 न्यूटन को कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब N1 की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई? N1 इक्वल टू हो जाएगा 2। तो समझ में आ गया? अब इसके बाद आते हैं हम आगे, यहां पर M1, L1 एंड T1 तीनों यहां पर है यूनिट ऑफ मास, लेंथ, टाइम इन फर्स्ट सिस्टम। स्मॉल m1, स्मॉल l1, स्मॉल t1 क्या है? मास की यूनिट, लेंथ की यूनिट एंड टाइम की यूनिट फर्स्ट सिस्टम में। सिमिलरली m2, l2 एंड t2 ये तीनों क्या है? यूनिट ऑफ मास, कॉमा लेंथ, कॉमा टाइम, लेकिन कौन से सिस्टम में? इन सेकेंड सिस्टम। सेकेंड सिस्टम कौन सा होगा? वो सिस्टम जिसमें आपको कन्वर्ट करने को बोल रहा है। फर्स्ट सिस्टम जिसमें आपको वैल्यू गिवन है, सेकेंड सिस्टम कौन सा? जिसमें आपको कन्वर्ट करने को बोल रहा है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम ABC पर। तो यहां पर स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c क्या है? ये होते हैं डायमेंशन ऑन कैपिटल M, कैपिटल L एंड कैपिटल T। यानी का मतलब M, L एंड T पर जो डायमेंशन है, ठीक, मेरा मतलब जो पावर है वो पावर किसकी वैल्यू है? स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c की वैल्यू है। मैंने पहले फॉर्मूला लिखा है, करो सारे मान पे पता दो। इतना समझ में आ गया? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी क्या है? डायमेंशन ऑन कैपिटल एन, कैपिटल एल एंड कैपिटल टी। यानी का मतलब एम, एल एंड टी पर जो पावर है वही वैल्यू किसकी है? ए, बी, सी की है। इतना समझ में आ गया? फिर से बता देता हूं। N1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, ठीक।
m1 l1 और t1 क्या है? यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन फर्स्ट सिस्टम। सिमिलरली m2 l2 t2 क्या है? यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन सेकेंड सिस्टम। एंड एबीसी क्या है? डायमेंशन ऑन कैपिटल M, कैपिटल L एंड कैपिटल T। कहने का मतलब M, L और T पर जो पावर है वही किसकी वैल्यू है? ABC की वैल्यू है। अब हम इसको समझेंगे एक न्यूमेरिकल से। हमें न्यूमेरिकल में गिवन है, हमें न्यूमेरिकल बोल रहा है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन। हमें बोल रहा है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन, मतलब 1 न्यूटन को हमें कन्वर्ट करना है डायन में। हमें नहीं पता कितने डायन होते हैं, ठीक। अब न्यूटन किसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है? फोर्स की। लेकिन ये डेरिवेटिव यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, हमें इसको पता करना पड़ेगा कि ये कौन कौन सी एसआई यूनिट से मिलकर बना है। तो हम 1 न्यूटन को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स की यूनिट ऑफ मेजरमेंट से। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए, मास का यूनिट ऑफ किलोग्राम, एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो हम न्यूटन को क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो अभी एमकेएस, हमें इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस में। तो आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर ये तो पता चल गया, m1 m2 l2, m1 l1 t1, m2 l2 t2, ये पता चल गया। अब ये किसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है? फोर्स की। तो क्या लिख दो? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m l t टू दी पावर -2। अब हमने एबीसी क्या लिया था? वहां पर हमने एबीसी लिया था डायमेंशन ऑन m, डायमेंशन ऑन l एंड डायमेंशन ऑन t। अब यहां पर अप्लाई करो आप फॉर्मूला, n2 इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 टू द पावर a, l1 अपॉन l2 टू द पावर b एंड t1 अपॉन t2 टू द पावर c। यहां से देखो कंपेयर कराओ, m पर पावर a, मैंने क्या बोला था? a क्या है? m पर पावर। तो यहां पर a की वैल्यू क्या होगी? 1। b क्या होता है? l पर पावर, तो b की भी वैल्यू क्या होगी? 1, ठीक। और c क्या होता है? t पर पावर, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। अब यहां पर हमें सारी वैल्यू पता है। m1 l1 t1 क्या है? यूनिट ऑफ मास इन फर्स्ट सिस्टम, यूनिट ऑफ लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम, यूनिट ऑफ टाइम इन फर्स्ट सेकेंड। वैल्यू पुट कराओ, n2 इक्वल टू, अब देखो n1 मैंने क्या बोला था? न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम। हमें यहाँ पर फर्स्ट सिस्टम में कितने न्यूटन को कन्वर्ट करने को बोल रहा है? 1 न्यूटन को। मतलब n की वैल्यू क्या आ जाएगी? या n1 की वैल्यू क्या होगी? 1। m1 फर्स्ट सिस्टम में मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। m2 सेकेंड सिस्टम में मास की यूनिट ग्राम, a की वैल्यू 1। l1 फर्स्ट सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर, ठीक। l2 सेकेंड सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, b की वैल्यू 1। t1 फर्स्ट सिस्टम में टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। t2 सेकेंड सिस्टम में टाइम की यूनिट, इसमें भी क्या है? सेकेंड, और c की वैल्यू -2। अब देखिए इसके आगे क्या करना होता है, हमें यहाँ पर सेम टाइप की क्वांटिटी लानी होती है, सेम टाइप की यूनिट ऑफ मेजरमेंट लानी होती है। आपके पास दोनों तरीके हैं, चाहे आप किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, चाहे आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, वो आपकी चॉइस है। सिमिलरली चाहे आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, इसमें भी चॉइस आपकी है, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हम कन्वर्ट करेंगे, n2 इक्वल टू 1 इंटू किलोग्राम। 1 किलोग्राम में होते हैं 10 टू दी पावर 3 ग्राम अपॉन ग्राम। 1 मीटर में होते हैं 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। सेकंड को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों तरफ क्या है? सेकंड है। पावर -2, ग्राम ग्राम हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। अब यहाँ पर वैल्यू क्या बची? 10 टू दी पावर 3, यहाँ पर 10 टू दी पावर 2, यहाँ पर 1, ठीक। अब देखो यहाँ पर ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर।
सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 10 टू दी पावर 5 डाइन। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लिखते हैं डाइन। तो हमारा क्या आ गया, 1 न्यूटन में कितने डायन आ जाएंगे, 10 टू दी पावर 5 डायन। इसी के रिगार्डिंग हम एक और न्यूमेरिकल करेंगे। हमें यहां पर कन्वर्ट करना है 1 जूल को ERGS में। यहां पर हमें क्या करना है, कन्वर्ट 1 जूल इंटू ERGS। जूल जो होती है वो एमकेएस सिस्टम में यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है, ERGS CGS सिस्टम में यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है। ये दोनों यूनिट ऑफ मेजरमेंट वर्क की होती है। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि हमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है 1 जूल को ERGS में। अब हम 1 जूल किसे लिखते हैं, हम एक्चुअली 1 जूल लिखते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को। तो इसका सीजीएस सिस्टम क्या हो जाएगा, किलोग्राम ग्राम में आ जाएगा, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जूल किसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है, वर्क की। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml²t-2। अब यहां से हम एबीसी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए क्या होता है, m टू द पावर या m पर पावर। तो m पर पावर यहाँ क्या है 1, तो a = आ गया 1। b होता है l पर पावर, यहाँ पर 2 है तो b = 2। सिमिलरली c क्या होता है, c होता है t पर पावर, तो c की वैल्यू -2। अब इसके बाद जो फॉर्मूला वो यूज कर लो। फॉर्मूला हमारा होता है n2 = n1 m1 अपॉन m2 टू द पावर a, L1 अपॉन L2 टू द पावर b, T1 अपॉन T2 टू द पावर c। सारी वैल्यूज हमें पता है, इन सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कराओ। हमें कितने जूल को कन्वर्ट करना है, 1 जूल को। मतलब n1 की वैल्यू कितनी हो गई, n1 की वैल्यू होगी हमारी 1। तो यहाँ से आ गया n2 = 1। m1 फर्स्ट सिस्टम में यूनिट ऑफ मास क्या है, किलोग्राम। m2 सेकंड सिस्टम में यूनिट ऑफ मास ग्राम। स्मॉल a की वैल्यू 1। L1 फर्स्ट सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, मीटर, तो मीटर। सिमिलरली L2 क्या है, सेकंड सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। b की वैल्यू 2। सिमिलरली T1 फर्स्ट सिस्टम में टाइम की यूनिट, T2 सेकंड सिस्टम में टाइम की यूनिट, c की वैल्यू -2। अब आगे वही प्रोसीजर, चाहे आप किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, मीटर को सेंटीमीटर में, या फिर ग्राम को किलोग्राम को ग्राम में, आप कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन आंसर वही आएगा। हम यहाँ पर कन्वर्ट कराएंगे तो n2 = 1 किलोग्राम, तो आ जाएगा 10 टू द पावर 3 ग्राम अपॉन ग्राम, मीटर 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर 2। ये सेकेंड ही है तो सेकेंड अपॉन सेकेंड पावर -2, रिमूव करा दो। अब देखो यहाँ पर n2 = 10 टू दी पावर 3 इंटू, अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर 10 टू दी पावर 2 है, लेकिन उसके ऊपर भी पावर 2 है। अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 2 जा 4। यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 10 टू दी पावर 4 × 1। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर n2 की वैल्यू आ जाएगी 10 टू दी पावर 7 ERGS। आ गया हमारा आंसर। अब इसके बाद ध्यान रखना, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल हैं, इन सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को कुछ टाइम आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद कुछ टाइम बाद में इनके रिगार्डिंग जो भी न्यूमेरिकल हैं, बाकी रिमेनिंग न्यूमेरिकल, वो न्यूमेरिकल मैं आपको दूंगा, तो आपको ये सारे न्यूमेरिकल घर पर सॉल्व करना है। ओके।